The London Top Show is sponsored by Khatabook in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सबसे पहले माफ़ी मांगूंगा आपसे क्योंकि कल का शो लगभग रात के 12 बजे अपलोड हुआ, जबकि आप लोगों की लगातार ये गुजारिश रहती है, आदेश रहता है कि 9 बजे तक शो अपलोड हो जाना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि कोविड की बीमारी के चलते, महामारी के चलते लल्लन टॉप की टीम के सभी सदस्य अपने अपने घर से काम कर रहे हैं। ऐसे में वीडियो की प्रोसेसिंग का टाइम बढ़ जाता है। मैं यहाँ पर अपने घर में शूट कर रहा हूँ, यहाँ से वीडियो लैपटॉप और इंटरनेट के मार्फत वीडियो एडिटर्स तक भेजा जाता है। प्रोड्यूसर्स उनको ज़रूरी जानकारी मुहैया करवाते हैं, तस्वीरें और वीडियो, फिर वो कंपाइल करते हैं और दोबारा से उसको अपलोड किया जाता है। जब हम दफ्तर से काम करते थे तब इस सारे प्रोसेस में ज़्यादा वक्त नहीं लगता था, लेकिन हमें सावधानी और सुरक्षा भी बरतनी थी। कल एक बात और हो गई, हमारे वीडियो एडिटर हैं राकेश बाबू, उनके घर बत्ती गुल हो गई, दिल्ली में रहते हैं और इसके चलते शो लेट हो गया। लेकिन गलती हुई है, हम माफ़ी चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि शो आपको समय से मिले। आइए आज का शो शुरू करते हैं। भूगोल की किताब ने हमें बताया था कि आसमान से गिरने वाली बारिश सब जगह एक तरह से नहीं पड़ती। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बारिश लाने वाली हवाओं को रोक सकते हैं और तब उनके दूसरे तरफ की ज़मीन को पानी का एक कतरा भी नहीं मिलता। इसे कहते हैं रेन शैडो। इसी तरह से एक न्यूज़ शैडो भी होता है, वो इलाके जहां से कोई खबर पहले पन्ने पर नहीं आ पाती। मिसाल के लिए छत्तीसगढ़, लेकिन पिछले 1 महीने से छत्तीसगढ़ खबरों में है क्योंकि वहां के सिलगेर में एक तूफान उठा है। सुरक्षा बलों का एक कैंप बना, विरोध हुआ, 17 मई को गोली चली जिसमें 3 आदिवासियों की जान गई और तब से जो बात बिगड़ी वो उसे बनते बनते जून का दूसरा हफ्ता आ गया और सुधरी नहीं। सिलगेट दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ वो लोकतंत्र है जो चितकबरी वर्दी पहने रहता है और दूसरी तरफ नक्सलवादी हैं जिनके न्याय का तराजू बंदूक की नाल पर टंगा है। तो आज बड़ी खबर में विस्तार से बात होगी सिलगेर में चले आंदोलन की, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल कोई नई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव हैं, तो कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। जैसे ही ब्रेकिंग चली, बड़े मायने और गहरे असर टाइप की बातें होने लगी। लेकिन टिप्पणीकारों का एक धड़ा वो भी रहा जिसने ये कहा कि प्रसाद जनाधार के हिसाब से बहुत बड़े नेता नहीं थे, इसलिए उनके जाने का प्रतीकात्मक महत्व ही है। फिर भी जितिन प्रसाद को लेकर चर्चाएं बंद नहीं हुई और इसके कारण समझे जा सकते हैं। कांग्रेस में नाराज चल रहे नेताओं ने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी पार्टी में सुधार को लेकर। इस गुट को G23 कहा जाता है। इनके पार्टी छोड़ने को लेकर अटकलें लगाई जाती रही। आज जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने से अटकलों की खबर बनने की शुरुआत हो गई। कभी जितिन प्रसाद का कद कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया या सचिन पायलट की तरह था, गांधी परिवार के करीबी और राहुल गांधी की टीम में शामिल यंग ब्लड। कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं जितिन प्रसाद। 2001 में जितेंद्र प्रसाद की मौत के बाद जितिन प्रसाद ने उनकी विरासत संभाली। 2004 में शाहजहांपुर सीट से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। यूपीए की पहली सरकार में जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया गया। 2009 में जितिन प्रसाद नए परसीमन में धौरहरा लोकसभा सीट से लड़े और जीते। यूपीए 2 में भी पेट्रोलियम और सड़क परिवहन जैसे मंत्रालयों में राज्य मंत्री का पदभार मिला। 2014 का चुनाव जितिन प्रसाद हार गए। 2017 में तिलहर विधानसभा से लड़े लेकिन फिर हार गए। 2019 में धौरहरा से फिर लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। यूपी की राजनीति में इसके बाद प्रियंका गांधी का दखल बढ़ा तो वो और हाशिए पर चले गए। बीच बीच में अपनी नाराजगी भी दिखाई, लेकिन समझाइश के अलावा ज़्यादा कुछ मिला नहीं। बीच में खबर आई कि उनको शायद यूपी में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन वहाँ भी निराशा मिली। और फिर आज सुबह खबर आई कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने क्या कहा, सुनिए। आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।
और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जितिन प्रसाद का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के बहुत बड़े संकट का एक छोटा सा हिस्सा भर है। अभी कांग्रेस की हालत यह है कि एक जगह लगी आग पर पानी डालते हैं तो दूसरी तरफ से लपटें दिखने लगती हैं। देश के गिने चुने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां भी खेमेबाजी चल रही है। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के गुट में झगड़ा चल रहा है। हाईकमान समझाइश में लगा है। 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जिसने पिछले हफ्ते पंजाब कांग्रेस के सारे विधायकों और नेताओं को दिल्ली बुलाकर राय पूछी और अब ये कमेटी रिपोर्ट देगी। कमेटी के सदस्य और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में आज क्या कहा, सुनिए। कुछ ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सब किया जा रहा है और हमारी पार्टी में एकता है और मजबूती के साथ काम करने के लिए किस ढंग से करना, इसके लिए ही बैठा गया कमेटी और वो कमेटी अपनी काम कर रही है। हाईकमांड इतनी समर्थ है कि वो निर्णय लेकर पूरा काम ठीक करेगी। रिपोर्ट सर कब सबमिट करेंगे आप लोग? अभी 2-4 दिन में हो जाएगा। पंजाब जैसा संकट कांग्रेस शासित एक और राज्य राजस्थान में भी है। वहां भी कांग्रेस में फिर से एक बड़े तूफान की आहट होने लगी। पिछले साल सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी। रिजॉर्ट में विधायकों की बाड़ेबंदी वाला काम शुरू हो गया था। लगा कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले रास्ते जाएंगे, लेकिन गहलोत अपनी सरकार की मजबूत किलेबंदी में कामयाब रहे। सचिन पायलट भी गांधी परिवार के समझाने पर लौट आए। फिर एक कमेटी बनाई गई ताकि झगड़ा शांत किया जा सके और पायलट का असंतोष दूर, लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं। सचिन पायलट खेमे के विधायकों को न मंत्रिमंडल में जगह मिली, न संगठन में तवज्जो। इसलिए अब पायलट खेमे का धैर्य जवाब देता दिख रहा है। उनके करीबी हेमाराम चौधरी, जो विधायक थे, पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वेद प्रकाश सोलंकी जैसे और भी विधायक हैं जो खुल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में कोई सुनने वाला नहीं है। सचिन पायलट ने भी एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में इसी आशय की चीजें कही। कुल मिलाकर एक और संकट कांग्रेस के दरवाजे तक पहुंच गया है। कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय अपने ही झगड़ों में उलझी दिखती है और यहां से कांग्रेस को निकालने वाला मजबूत नेतृत्व भी अभी नजर नहीं आता। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइन स्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। तो ये था आज का दिन का वीडियो, जिसके कई राजनीतिक आशय थे। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े। पिछले 24 घंटे में नए मामले आए 92,596, ठीक हुए 1,62,664 और मौत का आंकड़ा 2,219। अगर राज्यों की बात करें तो अब सबसे ज्यादा नए केस तमिलनाडु से आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में 18,000 से ज्यादा मामले आए। केरल में करीब 15,000 और महाराष्ट्र में 11,000 नए मामले। दूसरी सुर्खी चुनाव आयोग से जुड़ी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि राष्ट्रपति ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। चुनाव आयोग की 3 सदस्यों की टीम होती है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। अप्रैल से एक पद खाली था। पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा 12 अप्रैल को रिटायर हुए थे, जिसके बाद चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा बन गए थे मुख्य चुनाव आयुक्त। उनके अलावा अभी राजीव कुमार चुनाव आयुक्त थे। अब दूसरे चुनाव आयुक्त बन गए हैं अनूप चंद्र पांडे। यूपी काडर के 1984 बैच के आईएएस हैं अनूप चंद्र पांडे। 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने। 31 अगस्त 2019 को रिटायर हुए और अब फरवरी 2024 यानी लगभग 3 साल चुनाव आयोग में रहेंगे। तीसरी सुर्खी दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़ी है। हड़बड़ाइए नहीं, कोई नया विवाद शुरू नहीं हुआ। श्रेष्ठ होने का नया प्रमाण पत्र मिला है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जेएनयू को दुनिया की टॉप 600 में जगह मिली है। पहली बार ऐसा हुआ है। 561 से 570 के रैंकिंग बैंड में जेएनयू को रखा गया है। जेएनयू के अलावा देश के 21 और यूनिवर्सिटीज को दुनिया की 1000 बेस्ट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें सबसे ऊपर है 177वें नंबर पर आईआईटी बॉम्बे, 185 नंबर पर आईआईटी दिल्ली और 186 पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। दिल्ली यूनिवर्सिटी को 501 से 510 के रैंकिंग बैंड में रखा गया है। ब्रिटेन की संस्था कुआरली सीमेंट्स यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग वाली ये लिस्ट हर साल जारी होती है, जिसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कहते हैं। जिन विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों तरह की पढ़ाई होती है, उन्हें ही इस रैंकिंग में शामिल किया जाता है। जेएनयू में मुख्यतः
ग्रेजुएशन के बाद ही पढ़ाई होती है पीजी के कोर्सेज की। ग्रेजुएशन सिर्फ विदेशी भाषाओं में उपलब्ध है, इसलिए पिछले साल तक यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग की क्राइटेरिया से ये बाहर थी, लेकिन अब इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू होने के बाद इसे रैंकिंग में शामिल किया गया। कोई यूनिवर्सिटी अच्छी कैसे है, किस आधार पर उसको रैंकिंग दी जाए, इसके 6 पैरामीटर रखे गए हैं। कितने स्टूडेंट्स पर कितनी फैकल्टी है, यूनिवर्सिटी में होने वाली रिसर्च का इम्पैक्ट क्या है, संस्थान की एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है, शिक्षाविद उस संस्थान के बारे में क्या राय रखते हैं, आदि आदि। रिसर्च के इम्पैक्ट के आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को टॉप पर रखा गया है। 100 में से 100 नंबर दिए गए, ये भी पहली बार हुआ है। सारे पैमानों के आधार पर ओवरऑल रैंकिंग में अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT पहले नंबर पर है, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे पर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है। भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में नहीं आती है, तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा लगता है कि अभी कितने सुधार की ज़रूरत है। ये थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। हजारों आदिवासियों ने 1 महीने लंबा आंदोलन चलाकर इतना तो कर ही दिया कि दिल्ली में कम से कम पत्रकार जान गए कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक जगह है सिलगेर नाम की। वो सुकमा का नाम पहले से जानते थे। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर बसा एक जिला जो दशकों से नक्सल प्रभावित है। यहाँ लगातार सुरक्षा बलों पर नक्सली हमले होते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में गोली चलना कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन सिलगेर में जो हुआ वो कई मायनों में अप्रत्याशित था। दर्शक जानते ही हैं, नक्सलियों ने अपने प्रभाव वाले इलाकों को लिबरेटेड जोन नाम दिया है। यहाँ वो अपनी सरकार चलाते हैं। हमारी सरकारें ये समझती हैं कि नक्सली सुरक्षा के लिए खतरा है और इसीलिए उन्हें बलपूर्वक वहाँ से खदेड़ना होगा, क्योंकि वो सशस्त्र क्रांति का ख्वाब पाले हैं। जब इनको खदेड़ा जाएगा तभी लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी, सामान्य प्रशासन चल पाएगा और इसीलिए लिबरेटेड जोन सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। वो धीमे धीमे इन इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं और मौजूदगी बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं कैंप, जहां से इलाके पर काबू भी किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन भी चलाए जा सके। इंडिया टुडे में 3 जून 2021 को छपी राहुल नरोन्हा की रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में पसरे एक लिबरेटेड जोन पर अपना काबू करने के लिए सुरक्षा बल सुकमा और बीजापुर जिलों की सीमा पर नए कैंप बना रहे हैं। ऐसे ही कैंप सुकमा से दंतेवाड़ा तक भी बनाए जा रहे हैं और ऐसा ही एक कैंप एक बेहद अहम लोकेशन पर बनाया जाना था, जिसका नाम है सिलगेर। सिलगेर से 3 नक्सल प्रभावित इलाके जुड़ते हैं। माओवादी कमांडर माडवी हिडमा का गांव पुवर्ती सिलगेर से ज़्यादा दूर नहीं है। सिलगेर में अगर सुरक्षा बल अपना कैंप बना लेते तो नक्सलवादी काडर का मूवमेंट मुश्किल हो जाता। ये कैंप खास तौर पर नक्सलियों की कुख्यात बटालियन नंबर 1 का काम मुश्किल कर देता और इसीलिए नक्सलियों ने यहाँ 15 साल से सड़क का निर्माण नहीं होने दिया। लेकिन 2020 आते आते इलाके की सड़क को सुधार लिया गया और सुरक्षा बल कथित लिबरेटेड जोन में काफ़ी अंदर तक चले आए। सिलगेर से 5 किलोमीटर दूर तर्रेम में एक कैंप बन गया। राहुल अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा करते हैं कि 3 अप्रैल 2021 को CRPF और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड पर हुए नक्सली हमले की एक वजह तर्रेम कैंप और प्रस्तावित सिलगेर कैंप का विरोध था। इस हमले में हम जानते हैं कि 23 जवान शहीद हो गए थे। बावजूद इन सब के 12 मई को सिलगेर में बासागुड़ा जगरगुंडा रोड पर CRPF का एक कैंप स्थापित कर दिया गया। बस्तर के 28 कैंप एक ही तरह से बने हैं। ग्राम सभा की अनुमति ली जाती है, फिर कैंप बनता है जिससे स्थानीय ग्रामीणों को मेडिकल कैंप वगैरह की सुविधा दी जाती है। यही सब सिलगेर में भी हुआ। प्रशासन ने कहा कि ग्राम सभा से संकल्प पारित कराया गया और इसके बाद सरकारी ज़मीन पर कैंप बना। लेकिन कैंप की स्थापना के साथ ही शुरू हुआ आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन में सर्व आदिवासी समाज नाम का एक संगठन जुड़ा। सर्व आदिवासी समाज में बस्तर की जनजातियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। आदिवासियों ने कहा कि स्कूल अस्पताल चाहिए लेकिन कैंप नहीं चाहिए। प्रदर्शनकारी आदिवासियों ने यह दावा भी किया कि कैंप निजी जमीन पर जबरन बना दिया गया और इसे बनाने के लिए जिस ग्राम सभा के संकल्प की बात हो रही है वो फर्जी था। कैंप को लेकर इसी मतभेद ने एक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। 17 मई को सिलगेर में तनाव बढ़ा, गोलियां चली और 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि वहां नक्सलवादी मौजूद थे जिनके भड़काने से प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और ये भीड़ कैंप जलाने के लिए बढ़ रही थी, इसलिए मजबूरन गोली चलाई गई। जबकि प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनके बीच नक्सली नहीं थे और सुरक्षा बलों ने अचानक गोली चलाई। वो ये भी दावा करते हैं कि गोली चलने के दौरान जो भगदड़ हुई उसमें एक गर्भवती महिला की जान गई।
इसके बाद से सिलगेर में एक लकीर खिंच गई थी, एक तरफ सुरक्षा बल, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी आदिवासी। भारी आलोचना के बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के अलावा एक 9 सदस्यीय जांच दल बनाया, जिसमें बस्तर से 8 विधायक और एक सांसद को शामिल किया गया। 3 मौतों के बाद आदिवासी लामबंद हो गए और तब बात सिर्फ पुलिस के विरोध की नहीं रह गई, लोग पेसा एक्ट की मांग करने लगे। ये पेसा एक्ट क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। इसके तहत शेड्यूल एरिया में ग्राम सभाओं की स्थापना होती है। शेड्यूल एरिया माने आदिवासी बाहुल्य वो इलाके जहां कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाकों में ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष की ये पहली घटना नहीं थी, लेकिन अव्वल तो सिलगेर जैसा संगठित प्रदर्शन कहीं देखने को नहीं मिला। फिर यह भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदर्शनकारियों से ठीक से संवाद स्थापित नहीं कर रही। 20 मई को मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील बेला भाटिया के साथ प्रसिद्ध डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट और मानवाधिकार कार्यकर्ता जाद्रेज ने जब प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहा तो उन्हें रोक दिया गया। वो अस्पताल में घायलों से भी नहीं मिल पाए। काफी टालमटोल के बाद वो प्रदर्शन स्थल की तरफ जा पाए। ऐसी घटनाओं ने सवाल पैदा किया कि अगर छिपाने को कुछ नहीं है तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार रोक में क्यों लगी है, और अगर वो कुछ नामों के लिए असज है भी तो फिर वो अपनी तरफ से गतिरोध दूर करने का प्रयास क्यों नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार है। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव से पहले आदिवासियों के साथ न्याय का मुद्दा उठाया था। पार्टी आदिवासी वोट पर दशकों से दावा ठोकती आई है। सवाल किया गया कि क्या अब राहुल गांधी आदिवासियों की बात करने सामने नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक कांग्रेस शासित राज्य का मामला है। 27 मई को बेला भाटिया और जाद्रेज ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक सिलगेर कैंप 11-12 मई की दरमियानी रात 3 बजे के आसपास स्थापित किया गया। 12 मई की सुबह 40-50 लोगों ने इकट्ठा होकर कैंप का विरोध किया। 14 से 16 मई के बीच प्रदर्शन बड़ा हो गया। रिपोर्ट आगे कहती है कि 17 मई के दौरान तकरीबन 10,000 लोग इकट्ठा हुए। लाठीचार्ज हुआ तो प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाने शुरू किए। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने हवा में गोलियां चलाई। लोग जान बचाकर भागे। इन दोनों लोगों ने यानी जाद्रेज और बेला भाटिया ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी। इसके मुताबिक उन्हें बताया गया कि फायरिंग के दौरान आपाधापी में कुछ प्रदर्शनकारियों ने हो हल्ला मचाया कि वो सुरक्षा बलों की गाड़ियां फूंक देंगे, लेकिन आगजनी हुई नहीं। इतना होते होते सड़क के दोनों तरफ सुरक्षा बल जुट गए और प्रदर्शनकारी उनके बीच में थे। फिर गोलियां चली, जिसमें कम से कम एक नाबालिग की मौत हुई। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों के बीच माओवादियों की मौजूदगी और कैंप पर हमला करके उसे जलाने की योजना वाली बात में दम नहीं, क्योंकि 17 मई को जब घटना हुई तब इस इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात थे। ऐसे में कैंप पर चढ़ाई करना संभव था। ये आपने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट सुनी, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, पुलिस का पक्ष। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 13 मई को ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को कैंप और इसके मकसद के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी और तब प्रदर्शनकारी संतुष्ट होकर लौटे थे। इसके बाद अपने कॉरिडोर को बचाने के लिए नक्सलियों ने अपना काडर सिलगेर की तरफ भेजा ताकि हिंसा भड़काई जाए और कैंप लोगों के निशाने पर आ जाए। गोलीकांड को लेकर उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने घातक हथियारों का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जब तक उन पर हथियारबंद कैडर ने हमला नहीं किया। सुंदर राजपी के मुताबिक उस दिन किसी नाबालिग की मौत नहीं हुई। इसके बाद सरकार की फैक्ट फाइंडिंग का वक्त आया। 3 जून को 9 सदस्यीय जांच दल सुकमा में प्रदर्शनकारियों से मिला। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात में कोरसा सोमा नाम का एक किसान भी शामिल हुआ, जिसका दावा है कि कैंप की जमीन उसकी है। सुकमा प्रशासन ने इस दिन भी कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक जमीन सरकारी है, लेकिन इस आपत्ति पर जांच की जाएगी। पर एक मुद्दा था जिस पर बात नहीं बन पाई। प्रदर्शनकारी चाहते थे कि सरकार माने कि पुलिस की गोली से मरे लोग नक्सली नहीं हैं, लेकिन जांच दल इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दे पाया। आपने रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जब वहां पर गया, आप लोगों का 9 सदस्यीय दल, उसने वहां उसका फीडबैक क्या है? 17 तारीख को आखिर आप लोगों की जांच के हिसाब से क्या हुआ था? देखिए, इसको अपन जांच समिति भी कहे या इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से अपन देखें कि ये कहें कि वहाँ के तथ्यात्मक उनसे वार्ता करने के लिए, चर्चा करने के लिए देखें आपकी ग्रामीणों की मांग क्या है और क्या चाहते हैं।
तो इस मुद्दों को लेकर हम लोगों ने चर्चा की और डायरेक्ट चर्चा की। तो बहुत सारे ऐसे वहाँ के ग्रामीण विकास चाहते हैं, बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, पीडीएस सब चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा है वहाँ। तो ये सब मुद्दों पे हम लोग चर्चा करने के लिए गए थे, सकारात्मक चर्चा हुई है। आज जो बात चल रही थी कि प्रदर्शनकारी हैं जो सिलगेर के और छत्तीसगढ़ प्रशासन के बीच में एक समझौता हो सकता है, इस बारे में आपके पास क्या जानकारी है सर? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग 3 तारीख को सिलगेर गए थे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 9 सांसद और 8 विधायक की कमेटी गठित किए थे और सिलगेर पहुंचकर हम लोग आंदोलन ग्रामीणों से उनके स्थल में जाकर चर्चा किए। चर्चा सकारात्मक रहा, शांतिपूर्वक रहा, बहुत अच्छा चर्चा था। उनकी जो भी मांगे थी, जो भी बातें थी, हम लोग उनको पॉइंटेड नोट किया और 8 बिंदुओं पे डिस्कस हुई, मांग की चर्चा हुई और सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने जवाब दिए। कुछ बिंदु राज्य शासन और केंद्र शासन के मसले हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को हम लोगों ने परसों मतलब 7 तारीख को उनको हम लोग रिपोर्ट सौंप दिए हैं। बाकी शासन को निर्णय लेना है, लेकिन यह ग्रामीणों में सकारात्मक रुख है और पहली बार ऐसा स्थिति हुआ है कि मतलब किसी भी सरकार ने उनकी कार्यकाल में कुछ भी घटना अगर होती है तो सरकार ने अपनी प्रतिनिधि नियुक्त करके वहाँ पे भेजा है। हमने 15 साल बाद पहली बार ऐसा स्थिति देखा। इसी का नतीजा है कि निश्चित रूप से ग्रामीणों में रुख अच्छा है, वो भी चाहते हैं आंदोलन समाप्त हो। तो सकारात्मक बातचीत हुई है, अच्छी बातचीत हुई है और हम उम्मीद है कि आने वाला समय में जितना जल्द हो सके उतना जल्द आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। तो और लगातार चर्चाएं चल रही है। हम लोग तो निवेदन किए कि आंदोलन समाप्त कर लीजिए, क्योंकि ये समय आंदोलन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अभी बरसात भी होने वाली है और खेतीबाड़ी का समय भी है और उसके बाद कि वहाँ कोरोना भी लगातार फैला हुआ है। तो इन स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से सरकार चिंतित है और बातचीत के रास्ते, हम तो बोल के बातचीत के रास्ते 24 घंटे खुली हुई है। सरकार बातचीत करना चाह रही है, हम जहाँ बोले तब बोले, जब बोले हम बातचीत करने को तैयार है। और सीएम हाउस हमने कहा कि आप दल गठन कर लीजिए, हम सीधे मुख्यमंत्री से आपसे मिलवा के टेबल में बात, ऑन टेबल में हम बात कराएंगे। ये भी हम ग्रामीणों का हमने कहा है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तो चाहते हैं डायरेक्ट बात करें। प्रेस रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमीशन जो कमेटी आप लोगों की गई थी, 9 सदस्यीय जो दल गया था, उसके सामने प्रदर्शनकारियों ने एक मांग रखी थी कि जो लोग, जिन लोगों की जान गई है फायरिंग में, उनको लेकर के सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। ये बताया कि सरकार उन्हें ग्रामीण मानती है या नक्सली मानती है। तो इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब उन्हें मिला नहीं, ऐसा उन्होंने प्रेस से कहा। इस बारे में ये जांच की बिंदु है, ये जांच कुछ पॉइंटेड है, जांच की बिंदु है। जांच की बिंदु है कि जो मारे गए क्या पहले से थाने में प्रकरण थे, क्या थे या नहीं थे, ये जांच का बिंदु है। पहली गोली किधर से चली, किन परिस्थिति में चली, तो ये जांच का बिंदु है। इसलिए मजिस्ट्रेट जांच सरकार ने जांच करने का निर्णय लिया है। और लेकिन यह है कि वहाँ पे अभी स्पॉट में हमारे अधिकारी जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि रास्ते बाधित हैं और आंदोलन की वजह से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हम लोग निवेदन करने का आंदोलन समाप्त कर ले, तो हमारे मजिस्ट्रेट हर बिंदु, हर मुद्दे पे, हर साक्ष्य पे बिल्कुल उसमें जांच करेंगे और जांच में जो भी तथ्य आएगा तो तथ्य के बाद ही हम उसको बता पाएंगे। सर, सबसे बड़ी मांग प्रदर्शनकारियों की ये है कि सिलगेर में जो नया कैंप लगाया गया है 12 तारीख की रात को, उसे हटाया जाए। सरकार इसको लेकर के निश्चित निर्णय लेगी। 8 बिंदुओं में ये भी प्रमुख बिंदु है कि कैंप हटाना चाहिए। ये प्रदर्शनकारियों की मांग है। देखिए, कैंप हटाने से ही इसका समाधान है, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कैंप वहाँ पे किसी को लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है। कैंप वहाँ पे विकास करने के लिए, जैसे सड़क बनाने के लिए कैंप वहाँ लगा, बिजली आने के लिए, पानी आने के लिए, भवन बनने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, वहाँ पीडीएस बने, वहाँ के लोग मूलभूत के रास्ते में जोड़ सके, मूलभूत विकास वहाँ पे सरकार की पूरी योजनाओं का हम लाभ दे सके। ये है कैंप का उद्देश्य। कैंप स्थायी नहीं है, कैंप अस्थायी है। आज 6 महीने रहेंगे, जैसे विकास हो जाएगा 6 महीने के अंदर, साल अंदर, 2 साल अंदर, 3 साल अंदर, जब भी वो गांव में विकसित होगा, विकास होगा, सभी सरकार की सभी योजनाओं को लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से कैंप हट जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। कैंप तो अस्थायी है। अगर कोई थाना होता तो स्थायी रहता, आज नहीं तो कल कैंप हटेगा, वो इशू नहीं है। बशर्ते है कि समझना पड़ेगा
हमको कि हम लोग विकास के, सरकार वहाँ विकास करना चाहती है और विकास के लोगों को सरकार की हर मूलभूत योजनाओं को लाभ देना चाहती है। तो इसलिए क्षेत्र के अनुसार आवश्यकता पड़ी है। तो निश्चित रूप से जब मूलभूत पूरे विकास सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा तो कैंप अपने आप हट जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का एक बयान जरूर खूब चर्चित हुआ। इस बीच उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि प्रदर्शनकारियों को कौन भड़का रहा है, कैंप नहीं हटेगा, हम और कैंप लगाने जा रहे हैं। मजबूती दर्शाते ये बयान अपनी जगह थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रशासन देख पा रहा था कि सिलगेर में जोर जबरदस्ती से बात बनेगी नहीं, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं से रोक टोक बंद हुई और उनके माध्यम से बातचीत शुरू हुई। बेला भाटिया और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधि प्रदर्शनकारियों की मांगों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके से रायपुर में मिले। खबर है कि ये मुलाकात सकारात्मक नतीजों के साथ खत्म हुई और मुख्यमंत्री और राज्यपाल प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरी तरफ सिलगेर में प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच मध्यस्थता कर रही सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी ने भी संकेत दिए कि प्रदर्शनकारी सिलगेर का धरना खत्म कर सकते हैं। इस आशय की खबरें भी मीडिया में चल पड़ी। तो क्या वाकई सिलगेर का प्रदर्शन 10 जून से खत्म हो जाएगा? इन सारे सवालों के साथ हमने बात की लगातार सिलगेर से रिपोर्टिंग कर रहे रानू तिवारी से। रानू आज भी सिलगेर में मौजूद थे, बस्तर टॉकीज नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन्होंने ललन टॉप को बताया कि सिलगेर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात है, जो बिना तलाशी के किसी को आगे नहीं जाने दे रहा। आज ही के दिन खुद ये पत्रकार महोदय 30 चेक पॉइंट से गुजरे। उन्होंने सिलगेर में देखा कि बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शन स्थल पर आए हैं। एक बड़ी आम सभा हुई, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी लौटने की तैयारी करते दिखे। दरअसल सर्व आदिवासी समाज और प्रदर्शनकारी आदिवासियों के प्रतिनिधियों का मानना है कि कोरोना संक्रमण काल में इतना बड़ा प्रदर्शन जारी रखना सुरक्षित नहीं है। न सिर्फ बीमारी का डर है, बल्कि इस बात का भी कि सरकार कहीं महामारी कानून के तहत कार्रवाई न कर दे। ऐसे में आंदोलन का मोमेंटम खत्म हो जाएगा। इसलिए ग्रामीण धरना स्थल खाली कर सकते हैं, लेकिन इसे आंदोलन खत्म होने की तरह देखना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सरकार ने आंदोलनकारियों की 2 प्रमुख मांगों को लेकर कोई पुख्ता आश्वासन नहीं दिया। पहला, सिलगेर कैंप हटाया जाए और दूसरा, सरकार गोलीकांड पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सामान्य ग्रामीण थे जो बेमौत मारे गए। सरकार को अगर वो नक्सली लगते हैं तो फिर वो उनके परिजनों को मुआवजा क्यों दे रही है? बस्तर में मौसम बदल रहा है, ज़मीनी स्थिति बदल रही है सुरक्षा के नज़रिए से, और वैसे भी मौसम बदल रहा है क्योंकि अब बारिश सर पर है। ग्रामीणों को अपने खेतों में काम पर लौटना है। फिर जब कुछ ही दिनों में मूसलाधार बारिश होने लगेगी, तब प्रदर्शन स्थल पर रुकना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रोटेस्टर्स का मानना है कि बड़ा धरना खत्म करके जिला मुख्यालय में प्रशासन की अनुमति के साथ प्रदर्शन किया जाए, जिसमें सीमित संख्या में लोग शामिल हों। लेकिन इन सारी चीज़ों को पक्का होने में कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों में एक राय बनने में समय लगता है। इसका मतलब सिलगेर में गतिरोध अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है, और इस लंबे खिंचते गतिरोध से ही एक चिंता पैदा होती है। हिंसा के दोराहे पर खड़ा बस्तर गलत रास्ता न चुन ले। इस खबर पर हमारी नज़र बनी है। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे हाथ लगेगी, हम एक बार फिर से विस्तार से बात करेंगे। बाकी एरिया डोमिनेंस के लिए भारत के सुरक्षा बल जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो ज़मीनी स्थिति को देखते हुए पूरी तरह से सही है, लेकिन सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती और एरिया डोमिनेंस से पूरी सफलता नहीं मिलती है। जिनके इलाके में ये हो रहा है, जिन आदिवासियों के हितों के लिए हो रहा है, उनको साथ लाना भी ज़रूरी है। तो एक तरफ सुरक्षा बलों की आक्रामकता, दूसरी तरफ राजनेताओं की और सरकार की आदिवासियों को भरोसे में लेने की कवायद, ये दोनों साथ चलनी होंगी, तभी हम नक्सलवाद को सिरे से खत्म कर पाएंगे। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।